नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम भारत और यूएई के रिश्तों की नई इबारत को डिकोड करने वाले हैं। कैमरे के सामने होने वाले उन औपचारिक हैंडशेक्स और मुस्कुराहटों से थोड़ा परे हटकर आज हम एक सीनियर डिप्लोमैट के नजरिए से देखेंगे कि इस दौरे के पीछे का असली भू राजनीतिक खेल क्या है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रूटीन विदेश यात्रा नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए आज के इस एनालिसिस का एजेंडा जल्दी से समझ लेते हैं। हम इसे एक आइसबर्ग की तरह डिकोड करेंगे। सबसे पहले रेयर जेस्चर्स और लीडर्स के बीच की केमिस्ट्री। फिर हम गहराई में उतरकर देखेंगे कि कैसे हमारे रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं, हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो रही है, पश्चिम एशिया की उलझी हुई राजनीति को हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं, और अंत में इन सब का हमारी और आपकी जेब यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं इस आइसबर्ग के उस हिस्से से जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है, यानी हमारे लीडर्स के बीच के कूटनीतिक इशारे और उनका आपसी तालमेल। देखिए, डिप्लोमेसी में शब्दों का बहुत वजन होता है। यूएई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी ने जब प्रधानमंत्री मोदी को एक सच्चा खजाना कहा, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर टॉप लीडरशिप के बीच की एक बहुत ही गहरी पर्सनल केमिस्ट्री को दिखाता है। और ये बॉन्ड तब और भी साफ नजर आता है जब प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपना भाई कहकर बुलाते हैं। और रिश्ते की अहमियत आप इन जेस्चर्स से समझिए। आबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति खुद स्वागत करने पहुंचते हैं। यूएई के F-16 फाइटर जेट्स हवा में प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बहुत ही दुर्लभ सम्मान माने जाते हैं। ये दुनिया को साफ साफ बता रहे हैं कि भारत उनके लिए कितनी बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है। अब सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं अपनी दूसरी थीम की, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज, यानी हमारी गहरी होती रक्षा साझेदारी। ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं रह गया है। अब दोनों देश तेजी से एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नई साझेदारी का सबसे बड़ा फोकस है हमारी समुद्री सुरक्षा। जरा सोचिए, गुजरात के वाडीनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने का जो अग्रीमेंट हुआ है, वो कितना बड़ा गेम चेंजर है। इसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, साइबर डिफेंस और डिफेंस इनोवेशन में जो सहयोग बढ़ रहा है, वो साफ इशारा है कि हम किसी भी क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का जो सबसे क्रिटिकल और कोर पॉइंट है, वो है हमारी लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स को सिक्योर करना। आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह से उलझी हुई हैं, तब यूएई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। हमारी कुल ज़रूरत का करीब 11% हिस्सा हमें सिर्फ इसी एक देश से मिलता है। लेकिन रुकिए, कच्चे तेल से भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है 40%। जी हाँ, यूएनईई हमारी घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की कुल जरूरत का 40% हिस्सा अकेले पूरा करता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि रसोई गैस की कमी किसी भी देश में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सप्लाई लाइन हमारे लिए कितनी क्रिटिकल है। और इन्हीं सब ग्लोबल झटकों से बचने के लिए हमने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फैसला किया है। 2018 में यूएई ने मंगलौर फैसिलिटी में 5 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर करना शुरू किया था। अब नए अग्रीमेंट के तहत इसे बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल किया जा रहा है। आसान भाषा में कहूं तो कल को अगर दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है या युद्ध छिड़ जाता है, तो ये इमरजेंसी रिजर्व हमारे देश के पहियों को रुकने नहीं देगा। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, नेविगेटिंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि इन संसाधनों को सुरक्षित करना इतना आसान नहीं है। ये पश्चिमी एशिया में एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा है। और यहाँ सबसे बड़ा पेंच है हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। पर्शियन गल्फ के पास ये एक ऐसा समुद्री चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। आज जब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के आसपास मंडरा रहा है, तो इस संकरे से रास्ते में हुई कोई भी गड़बड़ी पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में तबाही मचा सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री का ये बयान बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर था कि हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य हर हाल में फ्री, ओपन और सेफ रहना चाहिए। इसके साथ ही हाल ही में यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की गई और भारत ने डंके की चोट पर कहा कि हम यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
अब जरा इस डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट को देखिए। एक तरफ नई दिल्ली में ईरानी विदेश मंत्री के साथ अहम बातचीत हो रही है और ठीक अगले ही दिन अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर यूएई पर हुए हमलों की निंदा की जा रही है। लिटरली इसे कहते हैं न्यूट्रल डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास। हम पश्चिम एशिया के सभी बड़े गुटों के साथ संवाद भी बनाए हुए हैं और किसी एक धड़े का पक्ष भी नहीं ले रहे। फाइनली बात करते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से की, इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। इन बड़ी बड़ी कूटनीतिक चालों का हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? हाल ही में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो साफ दिखाती है कि कच्चे तेल के उतार चढ़ाव का हम पर कितनी जल्दी असर होता है। अगर ग्लोबल प्राइसेस स्थिर नहीं होते तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कीमतों में 16% तक की और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और डीजल के दाम बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा असर खेती किसानी से लेकर माल ढुलाई तक हर चीज पर पड़ता है। इससे स्टैगफ्लेशन का खतरा पैदा हो जाता है, यानी एक ऐसी खतरनाक स्थिति जहां महंगाई तो बढ़ रही हो लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ धीमे पड़ जाए। ऐसे माहौल में ब्याज दरों के कम होने की उम्मीद भी ना के बराबर रह जाती है। इसीलिए अबू धाबी में किए गए ये समझौते हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी ढाल हैं। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में $5 बिलियन का निवेश तो है ही, लेकिन जो सबसे स्मार्ट मूव है वो है फुजेरा पोर्ट का इस्तेमाल। इसके जरिए हम उस खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास करते हुए अपने लिए लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही किसी भी ग्लोबल इमरजेंसी में हमारे कार्गो को गारंटीड प्राथमिकता मिलेगी। ये वाकई बहुत बड़ी राहत की बात है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आके खड़े होते हैं। आज जब दुनिया भर के समुद्री रास्तों पर इतना भारी दबाव है, तो क्या हमारे ये तटस्थ कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियां आने वाले ग्लोबल झटकों से हमारी अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगी? क्या बदलते और अस्थिर होते हुए इस वेस्ट एशियन पावर डायनामिक्स के बीच हम अपनी एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी को ऐसे ही सुरक्षित रख पाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।